प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है हेटेरोसिस एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हेटेरोसिस को हिंदी में भी हेटेरोसिस ही कहते हैं और जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है इसको हिंदी में कहते हैं अंत्य प्रजनन ह्रास। ठीक है, ये क्या होता है इसको अपने आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं हेटेरोसिस क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो हेटेरोसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने दिया था? शल ने दिया था। कब दिया था? 1914 के अंदर, 1914 में हेटेरोसिस शब्द इसने दिया था। इसको किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं हेटेरोसिस को? तो इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि F1 संकर क्या होता है। आपने हाइब्रिडाइजेशन या संकरण पढ़ा है। तो संकरण के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्योर पेरेंट्स के बीच में क्या कराते हैं, क्रॉस करवाते हैं, है ना। जो नर जनक पौधा है वो भी कैसा होगा, प्योर होगा, और जो मादा जनक पौधा है वो भी कैसा होगा, प्योर होगा। तो प्योर पेरेंट्स के बीच में हम लोग क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करवाने से हमें जो बीज प्राप्त होंगे, है ना, जो सीड हमें मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड सीड कहलाएंगे या संकर बीज कहलाएंगे। तो जब इन हाइब्रिड सीड्स या संकर बीजों को हम लोग अगले वर्ष या अगले सीजन में उगाते हैं, ठीक है ना, तो जो पीढ़ी या जनरेशन हमें मिलती है उसे क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं पौधों को हम लोग क्या बोल देते हैं, F1 संकर भी बोल देते हैं या F1 पौधे भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये F1 हाइब्रिड या F1 संकर होता है। अब ये जो F1 संकर प्लांट्स हैं या पौधे हैं, ये बहुत सारे लक्षणों में, है ना, कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, जैसे सामान्य ओस, है ना, इसको जर्नल विगर बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर। इसके अलावा अनुकूलन यानी अडेप्टेशन, इसके अलावा जो उपज है, यील्ड है। ठीक है, इन सब लक्षणों के अंदर ये जो F1 संकर होता है या F1 हाइब्रिड जो होता है वो अपने दोनों जनकों से उत्कृष्ट होता है ना। दोनों के दोनों जो पेरेंट्स हैं, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट प्लांट जो है, या नर जनक पौधा और मादा जनक पौधा जो है, उन दोनों से ये क्या होता है, सुपीरियर होता है या उत्कृष्ट होता है ये जो F1 संकर है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ना, ये क्या कहलाती है, हेटेरोसिस कहलाती है। और जो F1 संकर हमें प्राप्त होगा, ठीक है, उसका ये जो गुण है वो क्या कहलाता है, संकर ओज कहलाता है। ठीक है, इसको हाइब्रिड विगर भी बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर। तो हेटेरोसिस या संकर ओज क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब हेटेरोसिस जो है उसको और भी कई नामों से जाना जाता है। तो इसके दो पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं अभी, एक तो है संकर ओज, अभी मैंने आपको बताया, या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइब्रिड विगर। एक इसका नाम और है, इसको बोलते हैं बाह्य प्रजनन अतिवर्धन, या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आउट ब्रीडिंग एनहांसमेंट। ठीक है, ये शब्द नया है आपके लिए और ये एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है आपसे कि आउट ब्रीडिंग एनहांसमेंट क्या है। तो ये हेटेरोसिस का ही दूसरा नाम है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिड्स। जो संकर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो संकरों के प्रकार अगर अपने देखें तो जो संकरण है वो 3 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सा, एकल क्रॉस, या इसको क्या बोल देते हैं, सिंगल क्रॉस, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। तो इससे जो संकर पौधा हमें प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड या एकल क्रॉस संकर बोलेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी 2 पेरेंट्स लेते हैं जो कैसे होते हैं, प्योर होते हैं। तो प्योर मेल पेरेंट, शुद्ध नरजनक पौधा, और दूसरा शुद्ध मादा जनक पौधा। ठीक है, तो 2 लाइंस ले ली हमने, इन दोनों लाइंस के बीच में हम लोग क्रॉस करवाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, एकल क्रॉस संकर संकरण या सिंगल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो इसमें यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ए जो है, ए क्या है, यहाँ पे एक लाइन है या एक वंशक्रम है जो कि प्योर है, और जो बी है ये दूसरी लाइन या दूसरा वंशक्रम है जो कि कैसा है, प्योर या शुद्ध है। तो इन दोनों के बीच में अगर अपने क्रॉस करवाते हैं तो ये कहलाता है एकल क्रॉस संकरण या सिंगल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा टाइप होता है 3 वे हाइब्रिडाइजेशन या 3 वे संकरण भी बोल देते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं, अभी 3 लाइंस के बीच में क्रॉस करवाया जाता है या 3 वंशक्रमों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। तो तीनों में क्रॉस हम लोग कैसे करवाएंगे, तो पहले क्या किया जाता है, जो 2 लाइंस हैं या 2 वंशक्रम हैं उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है।
तो इनके बीच में अगर अपने क्रॉस करवाएंगे ए और बी के बीच में, तो हमें संकर पौधा प्राप्त होगा। इस संकर पौधे का फिर क्रॉस करवाया जाता है किसके साथ? तीसरी लाइन के साथ या तीसरे वंशक्रम के साथ, यानी आर वंशक्रम के साथ। ठीक है, और इस तरह से जो संकर पौधा प्राप्त होगा लास्ट के अंदर, वो क्या होगा? 3 वे हाइब्रिड कहलाएगा वो, या इसको बोलेंगे 3 वे संकर। ठीक है, और लास्ट टाइप है संकरण का डबल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, या इसको बोल देते हैं द्विक्रॉस संकरण। इसमें क्या होता है? टोटल 4 वंशक्रम या 4 लाइंस के बीच में क्रॉस करवाया जाता है। अब चारों के बीच में क्रॉस कैसे करवाएंगे हम लोग? तो सबसे पहले जो पहली 2 लाइंस होती हैं या 2 वंशक्रम होते हैं, उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है और एक संकर पौधा प्राप्त कर लिया जाता है। उसके बाद जो दूसरे 2 लाइंस या वंशक्रम होते हैं, उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है। ठीक है, और फिर इनसे भी संकर पौधा प्राप्त कर लिया जाता है। फिर ये जो दोनों संकर पौधे हैं, इस संकरण से जो हमें मिला है और इस संकरण से जो हमें संकर पौधा मिला है, इन दोनों संकर पौधों के बीच में फिर क्या करवाया जाता है? एक और क्रॉस करवाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? डबल क्रॉस। तो इस तरह से जो फाइनली हमें हाइब्रिड प्लांट या संकर पौधा प्राप्त होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डबल क्रॉस हाइब्रिड या द्विक्रॉस संकर। तो इस तरह से 3 प्रकार के हाइब्रिड्स या संकर जो हैं वो उत्पन्न किए जा सकते हैं क्रॉप प्लांट्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके अंदर हेटेरोसिस का आनुवंशिक आधार। जो हेटेरोसिस है उसका जेनेटिक बेसिस क्या है? तो आनुवंशिक रूप से हेटेरोसिस को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपनी परिकल्पनाएं या कंसेप्ट्स दी हैं। तो इसमें 3 परिकल्पनाएं या 3 कंसेप्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 3 कौन कौन सी हैं ये परिकल्पनाएं या कॉन्सेप्ट्स? सबसे पहली है प्रभाविता परिकल्पना, या इसको क्या बोल देते हैं? डोमिनेंस हाइपोथेसिस। दूसरी है अति प्रभाविता परिकल्पना, या इसको बोल देते हैं ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। और तीसरी है प्रबलता परिकल्पना, या इसको बोल देते हैं एपिस्टेसिस हाइपोथेसिस। तो ये 3 टाइप की या 3 परिकल्पनाएं हैं या कंसेप्ट्स हैं जिनके द्वारा हम लोग हेटेरोसिस का आनुवंशिक आधार या जेनेटिक बेसिस एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रभाविता परिकल्पना, या इसको डोमिनेंस हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं इंग्लिश में। ये किसके द्वारा दी गई थी? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो कंसेप्ट है वो किसने दी थी? डेवनपोर्ट ने दी थी। डेवनपोर्ट ने कब दी थी? ये 1908 के अंदर, 1908 में दी गई थी। और उसके बाद लगभग 2 वर्ष के बाद, है ना, 2 सालों के बाद 1910 के अंदर एक वैज्ञानिक था ब्रूस, जिसने क्या किया था? अभी इस परिकल्पना का समर्थन किया था। ठीक है, इसका सपोर्ट किया था इसने। तो ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो प्रभाविता परिकल्पना है ये क्या कहती है? ये कहती है कि जो हेटेरोसिस है वो किस वजह से उत्पन्न होती है। ये कहता है कि जो प्रभावी युग्म विकल्पी होता है उसकी अप्रभावी युग्म विकल्पी पर श्रेष्ठता के कारण विकसित होती है। आपको पता होगा युग्म विकल्पी क्या होते हैं? जो एक एलिल है, एक जो जीन है उसके 2 एलिल्स होते हैं, है ना, ज़्यादातर, या 2 क्या होते हैं? युग्म विकल्पी होते हैं। जैसे आपने मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा होगा, है ना, एकल संकर संकरण। तो उसमें क्या होता है? हम लोग जो लक्षण लेते हैं पौधे का, मटर के पौधे का, वो कौन सा होता है? लंबेपन का, है ना, या पौधे की लंबाई लेते हैं। तो पौधे की लंबाई को 2 युग्म विकल्पियों के द्वारा या 2 एलिल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कौन कौन से होते हैं अभी? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब जो कैपिटल टी होगा वो क्या होगा? प्रभावी युग्म विकल्पी होगा, और जो स्मॉल टी होता है वो क्या होता है? अप्रभावी युग्म विकल्पी होता है। ठीक है, तो ये कहता है कि जो डोमिनेंट या प्रभावी एलिल या युग्म विकल्पी होता है वो श्रेष्ठ होता है या सुपीरियर होता है, किससे? अप्रभावी या रिसेसिव युग्म विकल्पी या एलिल से। ठीक है, अब इसको अपने एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई इसकी, या इसका जो मेन कंसेप्ट है वो बताई, इसको हम लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप क्या लिखा हुआ है? कैपिटल ए, है ना, यानी डोमिनेंट एलिल हैं दोनों।
और दूसरा क्या दे रखा है, कैपिटल ए स्मॉल ए। इन दोनों का जो प्रभाव है वो कहता है कि इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है, सही बात है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग पौधे की लंबाई ले रहे हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों जीन प्रारूप वाले जो पौधे होंगे या प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे, लंबे होंगे। ठीक है, बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ पे है। ये कहता है कि ये दोनों जीन प्रारूप समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर स्मॉल ए आ जाए तो ये अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा। इसका मतलब ये दोनों के दोनों जीन प्रारूप जो हैं वो सुपीरियर हैं या श्रेष्ठ हैं, किससे, इस स्मॉल ए जीन प्रारूप से। इसका मतलब ये प्रभावी हैं किसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर। तो इसका मतलब ये बहुत ही कम देखने को मिलेगा स्मॉल ए, और ये वाले दोनों जीन प्रारूप जो हैं ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे कैपिटल बी और कैपिटल बी, तो कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, इन दोनों का जो प्रभाव है वो इक्वल होगा, समान होगा। लेकिन स्मॉल बी की तुलना में इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। ठीक है, इन दोनों का। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों जीन प्रारूप इस जीन प्रारूप के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है या प्रभावी है। ठीक है, ये कहती है प्रभाविता परिकल्पना या डोमिनेंस हाइपोथेसिस। अब ये कहता है कि प्रत्येक जनक के द्वारा जितने अधिक संख्या में प्रभावी जीनों का योगदान दिया जाता है, हेटेरोसिस उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे दो पेरेंट्स हैं, एक मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट है। मेल पेरेंट कितने प्रभावी जीन दे रहा है, ठीक है, यानी मेल पेरेंट से कितने प्रभावी जीन आ रहे हैं या डोमिनेंट जीन्स आ रहे हैं, और फिर फीमेल पेरेंट जो है उससे कितने डोमिनेंट जीन आ रहे हैं। जितने अधिक से अधिक डोमिनेंट जीन्स इकट्ठे होंगे, एकत्रित होंगे या कलेक्ट होंगे, कहाँ पे, F1 हाइब्रिड के अंदर या F1 संकर के अंदर, तो कहता है कि हेटेरोसिस उतनी ही अधिक होगी, यानी F1 संकर जो है वो उतना ही सुपीरियर होगा अपने कैरेक्टर्स के अंदर या अपने लक्षणों के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो परिकल्पना है या हाइपोथेसिस है वो क्या कहती है, ये कहती है कि हेटेरोसिस प्रभावी जीनों की संख्या के समानुपाती होती है, यानी प्रभावी जीन या प्रभावी युग्म विकल्पी या डोमिनेंट एलेल्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा हेटेरोसिस देखने को मिलेगी। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आपको दो पेरेंट्स दिख रहे होंगे, जनक 1 और जनक 2। जनक 1 जो है इसका जीन प्रारूप देखो क्या दे रखा है, कैपिटल ए, फिर कैपिटल बी, फिर स्मॉल सी, फिर स्मॉल डी। ये जनक 1 का जीन प्रारूप है। जनक 2 जो है इसका जीन प्रारूप क्या है, अभी देखो, स्मॉल ए, स्मॉल बी, फिर कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। ठीक है, अब जनक 1 जो है इसके अंदर कितने प्रभावी जीन हैं, ठीक है, कितने डोमिनेंट जीन है, देखो दो हैं, है ना, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो दो प्रभावी जीन्स हैं या दो डोमिनेंट जीन्स हैं जनक 1 के अंदर। जो पेरेंट 2 है या जनक 2 है इसके अंदर कितने डोमिनेंट जीन है, देखो एक तो कैपिटल सी हो गया और एक कैपिटल डी हो गया। कितने हो गए, दो प्रभावी जीन हो गए या दो डोमिनेंट जीन्स हो गए। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, भाई संकरण होगा, क्रॉस होगा, और क्रॉस से क्या प्राप्त होगा, हमें F1 संकर प्राप्त होगा। तो F1 संकर जब प्राप्त होगा तो आपको पता होगा कि एक जो युग्म विकल्पी है वो तो जनक 1 से आएगा और दूसरा युग्म विकल्पी कहाँ से आता है, जनक 2 से आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये आपस में क्या है, युग्म विकल्पी हैं या एलिल्स हैं। तो एक युग्म विकल्पी जनक 1 से आएगा तो कैपिटल ए आ गया, दूसरा युग्म विकल्पी कहाँ से आएगा, पेरेंट 2 से आएगा तो स्मॉल ए यहाँ पे आ गया। बाकियों में भी ऐसा ही होता है, यहाँ से कैपिटल बी आएगा, यहाँ से स्मॉल बी आ जाएगा, यहाँ से स्मॉल सी आ जाएगा, यहाँ से कैपिटल सी आ जाएगा, फिर यहाँ से स्मॉल डी आ जाएगा और यहाँ से कैपिटल डी आ जाएगा। तो आप देख सकते हो F1 संकर जो है या F1 जो हाइब्रिड है उसमें टोटल कितने डोमिनेंट जीन्स हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 डोमिनेंट जीन्स हैं या 4 प्रभावी जीन हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो F1 संकर या F1 हाइब्रिड होगा उसके जो लक्षण होंगे या उसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो सुपीरियर होंगे या उत्कृष्ट होंगे, किसकी तुलना में, अपने दोनों जनकों की तुलना में। क्योंकि पेरेंट्स के अंदर तो सिर्फ दो ही प्रभावी जीन हैं या डोमिनेंट जीन्स हैं, जबकि F1 संकर के अंदर कितने प्रभावी जीन आ गए, 4 प्रभावी जीन आ गए। ठीक है, इसीलिए कहता है कि जो F1 संकर है वो उत्कृष्ट होता है या सुपीरियर होता है अपने पेरेंट्स की तुलना में। ये कहती है प्रभाविता परिकल्पना या डोमिनेंस हाइपोथेसिस। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा।
उसके बाद दूसरी जो हाइपोथेसिस है वो कहती है उसका नाम क्या है भाई, अति प्रभाविता परिकल्पना, या इसको बोल देते हैं ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। ये जो हाइपोथेसिस है वो किसके द्वारा दी गई थी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है, ईस्ट वेस्ट शल के द्वारा। ठीक है, इन दो वैज्ञानिकों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, और 1908 के अंदर 1908 में दी गई थी और स्वतंत्र रूप से दी गई थी। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ईस्ट ने अलग से ये हाइपोथेसिस दी थी और शल के द्वारा अलग से इस हाइपोथेसिस को दिया गया था, तो स्वतंत्र रूप से इसको बोल देते हैं। तो 1908 में इस परिकल्पना को दिया गया था। अब ये जो हाइपोथेसिस है वो क्या कहती है, वो कहती है कि जो हेट्रोसिस है वो विषम युग्मनजता के कारण विकसित होती है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, हेट्रोजाइगोसिटी या विषम युग्मनजता क्या होती है, जैसे मैं बात करूं कैपिटल ए स्मॉल ए, हेट्रोजाइगस हो गया विषम युग्मनज, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशंस हैं। तो कहता है कि F1 संकर के अंदर जितनी ज्यादा विषम युग्मनजता होगी, ठीक है ना, उतनी ही ज्यादा हेटेरोसिस आएगी। ठीक है, ये कौन कह रहा है, ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस कह रही है। ठीक है, अब विषम युग्मनज अवस्था में होता क्या है अभी, विषम युग्मनज अवस्था या हेटेरोजाइगस स्टेज के अंदर जो प्रभावी युग्म विकल्पी, ठीक है, जो डोमिनेंट एलिल होता है वो सम युग्मनज अवस्था की तुलना में अति अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये कहता है कि हेट्रोजाइगस कंडीशंस के अंदर जो डोमिनेंट एलिल होता है वो होमोजाइगस अवस्था की तुलना में अति अभिव्यक्ति यानी कि ओवर एक्सप्रेशन शो करता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको अभी समझाता हूं। यहाँ पे देखो आप, ये देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल ए होमोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कैपिटल ए क्या है, होमोजाइगस है, समयुग्मनज है, और कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो ये कहता है कि ये वाला जो कैपिटल ए है, ये जो एलिल है डोमिनेंट एलिल हो गया, ये प्रभावी एलिल है, युग्म विकल्पी है, इसकी इसकी जो अभिव्यक्ति है या इसका जो एक्सप्रेशन है वो ज़्यादा होगा किस कंडीशन में, इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में, किसकी तुलना में, इस होमोजाइगस कंडीशन की तुलना में। यानी कैपिटल ए कंडीशन की तुलना में कैपिटल ए स्मॉल ए कंडीशन में जो कैपिटल ए युग्म विकल्पी है या एलिल है वो अपना प्रभाव अधिक शो करता है। इसका मतलब ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो ज़्यादा प्रभावी है किसकी तुलना में, होमोजाइगस डोमिनेंट की तुलना में। ठीक है, तो ये वाला कैपिटल ए इस होमोजाइगस अवस्था में कम प्रभाव प्रदर्शित करता है, जबकि इस हेट्रोजाइगस अवस्था में अधिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। बस यही कह रही है ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ये कैपिटल ए स्मॉल ए जो है ये ज़्यादा प्रभावी होगा किसकी तुलना में, स्मॉल ए की तुलना में। ये तो नॉर्मल सी बात है ना, ये तो मैंने पहले भी बताई थी आपको पिछली हाइपोथेसिस के अंदर, तो ये नॉर्मल है। उसी तरह से कैपिटल बी जो कंडीशन है इसमें जो बी है वो कम प्रभाव प्रदर्शित करता है, लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी कंडीशन के अंदर जो कैपिटल बी है वो अधिक प्रभाव प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जो हैं वो ज़्यादा प्रभावी होंगे किसकी तुलना में, स्मॉल बी की तुलना में। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आपको ध्यान से समझना है। चलिए, अब ये जो हाइपोथेसिस है वो क्या कहती है, ये कहती है कि जो F1 संकर होगा या F1 हाइब्रिड प्लांट होगा उसमें जितनी अधिक संख्या में विषम युग्मनज जोड़े होंगे यानी हेट्रोजाइगस पेयर्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही हेटेरोसिस ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब जो हेटेरोसिस है वो समानुपाती होती है किसके, विषम युग्मनजता की मात्रा के या हेट्रोजाइगोसिटी की अमाउंट के। जितनी ज़्यादा हेट्रोजाइगोसिटी या विषम युग्मनजता उतनी ही ज़्यादा हेटेरोसिस आएगी। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा भाई, यहाँ पे दो पेरेंट्स दे रखे हैं, पेरेंट 1 या जनक 1 बोल देते हैं इसको, और दूसरा है जनक 2 या पेरेंट 2। जो जनक 1 है इसका जीन प्रारूप देखो क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। और जो पेरेंट 2 है या जनक 2 है इसका जीन प्रारूप क्या है, स्मॉल ए फिर कैपिटल बी फिर कैपिटल सी और फिर स्मॉल डी। ठीक है,
अब जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा, संकरण होगा, तो क्या मिलेगा हमें? संकर पौधा प्राप्त होगा। इसको मान लीजिए हम लोग कह लेते हैं संकर वन। ठीक है, संकर वन हमें प्राप्त हुआ। अब देखो, जो युग्म विकल्पी या एलील है वो एक कहाँ से आता है? जनक वन से आएगा। दूसरा कहाँ से आएगा? जनक टू से आएगा। तो यहाँ पे देखो, देख क्या दे रखा है? कैपिटल ए दे रखा है। तो यहाँ से एक कैपिटल ए कहाँ आ जाएगा? संकर वन के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। दूसरा जो एलील है वो कहाँ से आएगा? जनक टू से आएगा। तो पेरेंट टू जो है इसमें से कौन सा आएगा? स्मॉल ए आ जाएगा। तो ये वाला स्मॉल ए कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। बाकियों में भी ऐसा ही होता है, जनक वन से कैपिटल बी आएगा, जनक टू से भी क्या आएगा? कैपिटल बी आएगा, क्योंकि दोनों में कैपिटल बी है। जनक वन से स्मॉल सी आ जाएगा और जनक टू से कैपिटल सी आ जाएगा। उसी तरह से स्मॉल डी जो है ये जनक वन से आ जाएगा और फिर स्मॉल डी जनक टू से भी आ जाएगा। ये संकर वन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, कितने हेट्रोजाइगस पेयर्स हैं, कितने विषम युग्मनज जोड़े हैं? देखो, एक कैपिटल सी स्मॉल सी, एक हो गया। दूसरा कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये दो हेट्रोजाइगस या विषम युग्मनज जोड़े हैं। ठीक है, अब कैपिटल बी क्या है? होमोजाइगस है या समयुग्मनज है। स्मॉल डी क्या है? ये भी होमोजाइगस है या समयुग्मनज है, इसलिए इनको हम लोग हेट्रोजाइगस नहीं कह सकते। तो हेट्रोजाइगस यहाँ पे सिर्फ दो ही हैं, एक तो है कैपिटल ए स्मॉल ए और दूसरा है कैपिटल सी स्मॉल सी। तो इसका मतलब संकर वन जो है इसमें दो विषम युग्मनज जोड़े हैं या दो हेट्रोजाइगस पेयर्स हैं। ठीक है, अब हम लोग एक और क्रॉस करवाते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, दूसरे क्रॉस के अंदर हम लोग क्या करवाते हैं? जनक वन का क्रॉस करवाते हैं जनक टू के साथ। जनक वन जो है इसका जीन प्रारूप क्या दे रखा है? देखो, कैपिटल ए, फिर उसके बाद कैपिटल बी, फिर स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। जो जनक टू है इसका जीन प्रारूप क्या दे रखा है? देखो, स्मॉल ए, फिर स्मॉल बी, फिर कैपिटल सी और फिर कैपिटल डी। ठीक है, अब जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो एक संकर पौधा प्राप्त होगा और इस संकर पौधे को मान लीजिए हमने नाम क्या दे दिया? संकर टू। ठीक है, अब इस संकर पौधे के अंदर जो एलिल्स हैं वो दोनों जनकों से आएंगे। एक एलिल जनक वन से आएगा, दूसरा एलिल जनक टू से आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है? कैपिटल ए दे रखा है। तो यहाँ से एक कैपिटल ए कहाँ आ जाएगा? संकर टू में आ जाएगा। और जनक टू में देखो स्मॉल ए दे रखा है, तो यहाँ से स्मॉल ए कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा संकर टू के अंदर। फिर कैपिटल बी जनक वन से आ जाएगा संकर टू में, स्मॉल बी जनक टू से आएगा संकर टू के अंदर। फिर यहाँ से स्मॉल सी आएगा जनक वन से संकर टू के अंदर और फिर कैपिटल सी आएगा जनक टू से संकर टू के अंदर। और फिर डी, स्मॉल डी जो है ये जनक वन से आ जाएगा कहाँ? संकर टू के अंदर। और कैपिटल डी जो है ये जनक टू से आ जाएगा संकर टू के अंदर। ठीक है, तो ये संकर टू पौधा है। अब यहाँ पे देखो कितने हेट्रोजाइगस पेयर्स हैं। देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए एक, कैपिटल बी स्मॉल बी दो, कैपिटल सी स्मॉल सी तीन, कैपिटल डी स्मॉल डी चार। तो टोटल 4 हेट्रोजाइगस पेयर्स हैं या 4 विषम युग्मनज जोड़े हैं। ठीक है, तो ये दो अलग अलग तरह के क्रॉस हमने करवाए हैं। अब हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं या इनका कंपैरिजन करते हैं। तो हेट्रोसिस की अगर अपने तुलना करें या कंपैरिजन करें तो संकर वन जो है, अब देखो मैं पिछले डायग्राम पे जा रहा हूँ, जो संकर वन है इसमें कितने विषम युग्मनज जोड़े हैं? 2 हैं। जबकि जो संकर टू है इसमें कितने विषम युग्मनज जोड़े हैं? 4 हैं। ठीक है, अब इसकी तुलना कर रहे हैं हम लोग कि इन दोनों संकरों में से किस संकर की हेटेरोसिस ज्यादा होगी। जिसमें ज्यादा संख्या में हेट्रोजाइगस पेयर्स या विषम युग्मनज जोड़े होंगे उसकी हेटेरोसिस ज्यादा होगी। तो यहाँ पे संकर टू में कितने हैं? 4 हैं और संकर वन में कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। तो इन दोनों में से ज्यादा हेटेरोसिस किसकी होगी? संकर टू की होगी। तो संकर वन में सिर्फ 2 ही हेट्रोजाइगस पेयर्स हैं या विषम युग्मनज जोड़े हैं, तो इसकी जो विषम युग्मनजता है या हेट्रोजाइगोसिटी है वो कम होगी, इसी कारण इसकी हेटेरोसिस कम होती है। जबकि संकर टू में टोटल 4 हेट्रोजाइगस या विषम युग्मनज पेयर्स हैं। इसका मतलब इसकी जो हेट्रोजाइगोसिटी है या विषम युग्मनजता है वो अधिक है और इसी कारण इसकी जो हेटेरोसिस है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस या अति प्रभाविता परिकल्पना क्या कह रही है।
ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है प्रबलता परिकल्पना या एपिस्टेसिस हाइपोथेसिस। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो पहली दो परिकल्पनाओं या दो हाइपोथेसिस पर ही आते हैं, लेकिन इसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं हम लोग। प्रबलता परिकल्पना या एपिस्टेसिस हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई थी? तो नाम आपको ध्यान में रखना है, गोवेन के द्वारा 1952 के अंदर 1952 में दी गई थी। तो इस वैज्ञानिक का नाम ध्यान में रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये जो परिकल्पना है वो क्या कहती है? ये कहती है कि जो हेटेरोसिस है वो अयुग्म विकल्पी जीनों के मध्य अनुकूल संक्रिया के कारण विकसित होती है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अयुग्म विकल्पी जीन्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल टी और कैपिटल आर ये आपस में क्या है? नॉन एलिल्स हैं या अयुग्म विकल्पी हैं। उसी तरह से स्मॉल टी और स्मॉल आर आपस में क्या है? अयुग्म विकल्पी हैं या नॉन एलिल्स हैं, ठीक है। ये कहता है कि जो नॉन एलिल्स हैं इनके बीच में या अयुग्म विकल्पी जो हैं इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, इनके बीच में संक्रिया होती है। और ये संक्रिया किस तरह की होती है? अनुकूल, ठीक है, अडेप्टेबल। और इसी संक्रिया के कारण वो कहता है कि हेटेरोसिस विकसित होती है, ठीक है। ये किसने कहा था? एपिस्टेसिस हाइपोथेसिस ने कहा था, ठीक है। अब यहाँ पर इस हाइपोथेसिस के अनुसार डोमिनेंट एलिल्स या प्रभावी युग्म विकल्पी जितने अधिक होंगे उतनी ही ज़्यादा हेटेरोसिस आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कैपिटल ए, यहाँ पे कितने प्रभावी युग्म विकल्पी हैं? 2 हैं, तो इसका मतलब इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा। कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें कितने प्रभावी युग्म विकल्पी हैं? 1, इसका मतलब इसका प्रभाव इससे कम रहेगा। और स्मॉल ए, इसमें कितने प्रभावी युग्म विकल्पी हैं? 0, तो इसका मतलब इसका प्रभाव सबसे कम रहेगा। उसी तरह से इसमें भी देख लेते हैं कैपिटल बी, इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसमें 2 प्रभावी युग्म विकल्पी हैं। फिर कैपिटल बी, स्मॉल बी, इसका प्रभाव कम रहेगा क्योंकि इसमें केवल एक ही प्रभावी युग्म विकल्पी है। और सबसे लास्ट में स्मॉल बी, इसमें 0 प्रभावी युग्म विकल्पी है, तो इसका प्रभाव या इफेक्ट सबसे कम रहता है, ठीक है। तो ये है प्रबलता परिकल्पना या एपिस्टेसिस हाइपोथेसिस। इसका कोई भी एग्जाम्पल या उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो आपको इसमें सिर्फ इतना ही करना है। तो इस प्रकार हमने आनुवंशिक आधार या जेनेटिक बेसिस देखा किसका? हेटेरोसिस का। उसके बाद हमें क्या करना है अभी? एस्टिमेशन करना है किसका? हेटेरोसिस का। तो हेटेरोसिस का आंकलन या हेटेरोसिस का जो एस्टिमेशन है वो किस तरह से किया जा सकता है? तो उसकी 3 अलग अलग मेथड्स हैं। तो 3 प्रकार से हम लोग हेटेरोसिस का आंकलन या एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है इस आधार पर। तो ये टाइप्स कौन कौन से हैं अभी? औसत हेटेरोसिस या इसको बोलते हैं एवरेज हेटेरोसिस। दूसरा है हेटेरोबैल्टियोसिस या हिंदी इंग्लिश में भी इसको हेटेरोबैल्टियोसिस ही बोल देते हैं। और तीसरा है उपयोगी हेटेरोसिस या इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूजफुल हेटेरोसिस। तो 3 तरह से हम लोग हेटेरोसिस का आंकलन कर सकते हैं। तो इसको एक एक करके देखेंगे हम लोग। सबसे पहले औसत हेटेरोसिस या एवरेज हेटेरोसिस क्या चीज़ होती है? ये कहते हैं कि जब F1 संकर मध्य जनक से उत्कृष्ट होता है तो इसे औसत हेटेरोसिस कहते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है अभी? उत्कृष्टता देखनी है, सुपीरियोरिटी देखनी है, लेकिन उसका आधार क्या है? इस आधार पर जो आंकलन है या एस्टिमेशन है वो किया जाता है। F1 संकर की उत्कृष्टता हमें देखनी है किसकी तुलना में? मध्य जनक की तुलना में। अब मध्य जनक का क्या मतलब है? देखो 2 जनक होते हैं, एक तो होता है नर जनक और दूसरा होता है मादा जनक। नर जनक पौधे की या नर जनक वंशक्रम की उपज प्लस मादा जनक वंशक्रम की उपज डिवाइडेड बाय 2 औसत निकल जाएगा। तो ये जो उपज होगी वो किसकी आएगी? मध्य जनक की आएगी, ठीक है। तो अगर F1 संकर मध्य जनक से उत्कृष्ट होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? औसत हेटेरोसिस या एवरेज हेटेरोसिस बोलते हैं। इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है AH। यहाँ पे AH का मतलब क्या है अभी? औसत हेटेरोसिस या एवरेज हेटेरोसिस है, इज इक्वल टू
F1 बार, ठीक है। अब यहाँ पे F1 क्या है भाई, F1 संकर की औसत उपज है ना। F1 संकर कोई एक पौधा तो होगा नहीं, उसके अंदर बहुत सारे बीज हमने उगाए हैं, संकर बीज, तो बहुत सारे प्लांट्स होंगे, तो उनकी औसत उपज हमें या एवरेज यील्ड जो है वो हमें निकाल लेनी है, तो वो हो जाएगा F1। उसके बाद माइनस MP बार, यहाँ पे MP का मतलब है मिड पेरेंट यानी मध्यजनक। तो मध्यजनक की उपज कैसे निकालनी है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, दोनों जनकों की उपज का औसत। तो दोनों जनक मतलब नर जनक की उपज प्लस मादा जनक की उपज डिवाइडेड बाय 2, 2 से उसको भाग दे देना है, तो इस तरह से मध्य जनक की जो उपज है वो आ जाएगी। डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे, MP बार है, और फिर मल्टीप्लाई बाय क्या है, 100 है। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप लोग औसत हेटेरोसिस या एवरेज हेटेरोसिस निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो मेथड है या दूसरा जो टाइप है इसका, वो है हेटेरोबैल्टियोसिस। तो हेटेरोबैल्टियोसिस किसे कहेंगे, जब F1 संकर उत्कृष्ट जनक से उत्कृष्ट होता है, जब F1 हाइब्रिड जो है वो सुपीरियर पेरेंट से सुपीरियर होता है, तो इसे हेटेरोबैल्टियोसिस कहते हैं। अब देखो, दो पेरेंट्स हैं, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, नर जनक और मादा जनक। अब इन दोनों जनकों में से कोई एक उत्कृष्ट होगा या सुपीरियर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, दोनों के दोनों सुपीरियर नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक सुपीरियर या उत्कृष्ट होता है और दूसरा इंफीरियर या निकृष्ट होता है, ठीक है। तो जो जनक या जो पेरेंट सुपीरियर होगा, अगर उसकी तुलना में F1 हाइब्रिड प्लांट सुपीरियर या उत्कृष्ट होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोबैल्टियोसिस बोलते हैं। तो इसको इस फॉर्मूले के उपयोग से हम लोग निकाल सकते हैं। HB का मतलब यहाँ पे क्या है, हेटेरोबैल्टियोसिस है, इज इक्वल टू F1 बार, F1 बार बिल्कुल वही है, F1 संकर की औसत उपज। कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। सभी जो पौधे होते हैं F1 संकर प्लांट्स होते हैं, उनकी उपज निकाल कर उनका औसत निकाल लो, तो ये औसत उपज हो जाएगी। माइनस BP बार, यहाँ पे BP का मतलब है बेस्ट पेरेंट, ठीक है। BP का मतलब बेस्ट पेरेंट यानी उत्कृष्ट जनक, तो दोनों जनकों में से जो भी बेस्ट पेरेंट होगा, ठीक है, उसकी औसत उपज या एवरेज यील्ड जो है वो हमें यहाँ पे लेनी है, डिवाइडेड बाय BP बार, बेस्ट पेरेंट की औसत उपज, इनटू 100। तो इस फॉर्मूले के उपयोग से आप लोग हेटेरोबैल्टियोसिस निकाल सकते हो। हेटेरोबैल्टियोसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा आता है यूजफुल हेटेरोसिस, या इसको बोलते हैं उपयोगी हेटेरोसिस। तो ये जो शब्द था ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया था मेरेडिथ एंड ब्रिज के द्वारा 1972 के अंदर, 1972 में इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये शब्द दिया था। इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके दो सिनोनिम्स हैं या दो पर्यायवाची शब्द हैं, इसको आर्थिक हेटेरोसिस भी बोलते हैं या इकोनॉमिक हेटेरोसिस भी बोल देते हैं, या इसको मानक हेटेरोसिस या स्टैंडर्ड हेटेरोसिस भी कहा जाता है, ठीक है। इसको उपयोगी हेटेरोसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी हेटेरोसिस का उपयोग किया जाता है पादप प्रजनन के अंदर, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग में पादप प्रजनन के अंदर इसका प्रायोगिक उपयोग है, यानी प्रैक्टिकल यूज होता है इसका, इसीलिए इसको यूजफुल यानी उपयोगी हेटेरोसिस कहा जाता है। इसको किस प्रकार से हम लोग डिफाइन करेंगे या परिभाषित करेंगे, तो इसमें क्या होता है, जब F1 संकर जो है, जो F1 हाइब्रिड जो है वो उन्नत किस्म से उत्कृष्ट होता है, तो इसे उपयोगी हेटेरोसिस कहते हैं। अब उन्नत किस्म का क्या मतलब है, सुपीरियर वैरायटी, जो लोकल सुपीरियर वैरायटी चल रही है, ठीक है, उसकी उपज से अगर F1 संकर की उपज अधिक है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूजफुल हेटेरोसिस या उपयोगी हेटेरोसिस बोलेंगे, ठीक है। इसको इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। UH का मतलब यहाँ पे क्या है, यूजफुल हेटेरोसिस या उपयोगी हेटेरोसिस, इज इक्वल टू F1 बार, बिल्कुल वही है, F1 संकर की औसत उपज हमें लेनी है, माइनस CV बार, ठीक है। CV का मतलब यहाँ पे होता है चेक वैरायटी, जो लोकल सुपीरियर वैरायटी या स्थानीय उन्नत किस्म हम लोग उपज की तुलना करने के लिए लेते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, चेक वैरायटी बोल देते हैं, है ना।
या चेक किस्म बोल देते हैं। तो यहाँ पे CV का मतलब क्या है, चेक वैरायटी, स्थानीय उन्नत किस्म या लोकल इम्प्रूव्ड वैरायटी। तो इसकी औसत उपज जो है वो CV बार के रूप में लिखते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय क्या है, CV बार है फिर से, और इनटू मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के उपयोग से हम लोग यूजफुल हेटेरोसिस जो है उसका आकलन या एस्टिमेशन कर सकते हैं। उसके बाद एक टर्म आती है अभी लग्जूरियंस। इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लग्जूरियंस क्या है। जब हम दो अलग अलग जातियों के बीच में संकरण करवाते हैं, इस प्रकार का संकरण क्या कहलाता है, अंतराजातीय संकरण, है ना, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। दो अलग अलग स्पीसीज या जातियों के मध्य हाइब्रिडाइजेशन या संकरण करवाते हैं, ठीक है। तो F1 संकर जो है ना, संकरण से क्या उत्पन्न होगा, F1 संकर या F1 हाइब्रिड ऑब्टेन होगा। ये वाला जो F1 संकर उत्पन्न हुआ है, अगर ये अपने दोनों जनकों से उत्कृष्ट हो, दोनों जनकों का मतलब यहाँ पे क्या है, अभी जो दोनों स्पीसीज हैं, है ना, अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, तो दोनों स्पीसीज की तुलना में या दोनों जातियों की तुलना में अगर ये उत्कृष्ट होता है या सुपीरियर होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं लग्जूरियंस, ठीक है। और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर। अब ये वाला जो F1 संकर उत्पन्न होगा, ये अपने जनकों की तुलना में, यानी कि दोनों के दोनों जो पेरेंट्स हैं या दोनों स्पीसीज जो हैं उनकी तुलना में बहुत अधिक ओज व आकार प्रदर्शित करता है। यानी इसका जो साइज होगा, आकार होगा, वो बहुत बड़ा होगा, और इस जो प्लांट है, ठीक है, वो हेल्दी होगा या विग्रस होगा, ओज पूर्ण होगा। तो इसकी ओज बहुत अधिक होती है, ठीक है, मोर विग्रस। लेकिन इसकी एक कमी होती है, आंशिक या पूर्ण रूप से ये बंध्य होता है, ठीक है, या तो पार्शियली स्टेराइल होगा या फिर कंप्लीटली स्टेराइल होता है। इसका मतलब ये आगे जनन नहीं कर सकता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में ये असमर्थ होता है, ठीक है। तो ये है अभी लग्जूरियंस, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। दो अलग अलग जातियों के मध्य या स्पीसीज के बीच हम लोग क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। तो ये स्पीसीज 1 है या जाति 1 है, इसका क्रॉस हम लोग करवा रहे हैं स्पीसीज 2 या जाति 2 के साथ। तो इससे होगा क्या, अभी हमें हाइब्रिड या संकर पौधा प्राप्त होगा। अब ये वाला जो संकर है, इसके दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट गुण हैं। सबसे पहला, इसकी ओज या विगर मोर होगी या अधिक होगी, और जो आकार है वो भी बहुत बड़ा होगा। और दूसरा मैंने बताया अभी आपको, आंशिक या पूर्ण रूप से ये बंध्य होता है ना, पार्शियली और कंप्लीटली ये क्या होता है, स्टेराइल होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो ये होती है अभी लग्जूरियंस। उसके बाद नेक्स्ट आता है हेटेरोसिस का वाणिज्यिक उपयोग या कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ हेटेरोसिस। तो कमर्शियली हेटेरोसिस के उपयोग से हम लोग फसलों की या क्रॉप्स की बहुत सारी वैरायटीज़ डेवलप करते हैं। तो अलग अलग फसलों के अंदर अलग अलग वैरायटीज़ डेवलप की गई हैं, ठीक है। इन वैरायटीज़ के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो हेटेरोसिस के उपयोग से अनेक फसलों में उन्नत संकर किस्में या इम्प्रूव्ड हाइब्रिड वैरायटीज़ को डेवलप किया गया है। तो ये कौन कौन सी क्रॉप्स हैं अभी, सबसे पहले आपको दिख रही होगी यहाँ पे मक्का। मक्का के अंदर 3 किस्में हैं, गंगा 1, गंगा 5 एंड गंगा 11, ठीक है। इन 3 किस्मों को विकसित किया गया है हेटेरोसिस के द्वारा। दूसरा है बाजरा। बाजरा के अंदर 3 किस्में हैं अभी, HB3, BJ104 एंड MH179। तो इन 3 किस्मों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं बाजरा के अंदर, जिनको हेटेरोसिस ब्रीडिंग के द्वारा डेवलप किया गया है। तीसरी क्रॉप है सूरजमुखी। तो सूरजमुखी में 3 वैरायटीज़ हैं या किस्में हैं जिन्हें डेवलप किया गया है, BSH1, KBSH1 एंड KBSH11। तो इन तीनों वैरायटीज़ के नाम ध्यान में रखने हैं आपको। चौथी क्रॉप है अरंडी या कास्टर। तो इसके अंदर 3 किस्में हैं, GCH2, GCH3 एंड GCH4। इन तीनों वैरायटीज़ के नाम ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा है अरहर। अरहर के अंदर सिर्फ एक ही किस्म का नाम आपको ध्यान में रखना है, जिसको डेवलप किया गया है हेटेरोसिस ब्रीडिंग के द्वारा, ICPH8। इसके अलावा जूट के अंदर संकर सी नाम की किस्म को विकसित किया गया है हेटेरोसिस के द्वारा। बैंगन की क्रॉप के अंदर 2 किस्में हैं, विजय और दूसरी है पूसा क्रांति। इन दोनों किस्मों को हेटेरोसिस के द्वारा डेवलप किया गया है। तरबूज की बात कर लेते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही किस्म का नाम आपको ध्यान में रखना है, पूसा संयोग, जिसे
हेटेरोसिस ब्रीडिंग के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके अलावा जो फ्रूट ट्रीज होते हैं, है ना, लगभग सभी या ऑलमोस्ट ऑल फ्रूट ट्रीज या फल वृक्ष जो हैं वो हेटेरोसिस ब्रीडिंग के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं हेटेरोसिस के अंदर। तो ये था भी हेटेरोसिस। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन या अंत्य प्रजनन ह्रास। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अंत्य प्रजनन या इन ब्रीडिंग क्या होता है। इन ब्रीडिंग का मतलब होता है सेल्फ क्रॉस या स्वपरागण। अगर हम किसी फसल के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी या जनरेशन बाय जनरेशन हम लोग सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं, स्वपरागण करवा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इन ब्रीडिंग या अंत्य प्रजनन बोलेंगे। ठीक है। अब ह्रास क्यों होता है या डिप्रेशन क्यों आता है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी भी, डेफिनेशन क्या होगी। जो परपरागित फसलें हैं, है ना, जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं, उनमें अगर हम बार बार स्वपरागण करवाएं, है ना, बार बार उनमें क्या करवाएं, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएं। नेचुरली इन क्रॉप्स के अंदर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण होता है, लेकिन हम आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से उनमें बार बार क्या करवा रहे हैं, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं। ठीक है। तो इससे होगा क्या भी, उनकी जो ओज है या विगर है उसमें कमी आ जाती है ना। ओज का मतलब उसके कई लक्षणों के अंदर, है ना, जैसे प्लांट के साइज के अंदर कमी आ जाएगी, यील्ड जो है उपज के अंदर कमी आ जाएगी, तो ओज में कमी आ जाती है, विगर उसकी कम हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अंत्य प्रजनन ह्रास या इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है। तो परपरागित फसलों में, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में इनब्रीडिंग या अंत्य प्रजनन के कारण उनकी ओज या विगर के अंदर कमी आ जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं, अंत्य प्रजनन ह्रास या इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है। ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है या अंत्य प्रजनन ह्रास है, ये किस वजह से उत्पन्न होता है। जो क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स होते हैं या निकटता से संबंधित जो पौधे होते हैं, उनमें अगर क्रॉस करवाया जाए तो अंत्य प्रजनन ह्रास या इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। ठीक है। इसी कारण से इनब्रीडिंग डिप्रेशन उत्पन्न होता है। जब हम बार बार इनब्रीडिंग करवाते हैं या हम स्वपरागण करवाते हैं, तो उससे होता क्या है अभी, विषम युग्मनजता कम होती जाती है। जो हेट्रोजाइगोसिटी है वो रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन समयुग्मनजता या होमोजाइगोसिटी लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है। तो ये एक करैक्टर है या लक्षण है किसका, इनब्रीडिंग का या सेल्फ पॉलिनेशन का। इससे होता क्या है, जो प्रतिकूलित अप्रभावी जीनों के स्थिरीकरण के कारण होता है। देखो, जब हम बार बार स्वपरागण करवाएंगे, जैसे मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए, दो एलिल्स हैं एक जीन के, जो स्मॉल ए है ये कैसा है, लीथल है या घातक है। ठीक है। तो जब हम बार बार स्वपरागण करवा रहे हैं या सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं, तो पौधों के अंदर कभी कभी क्या होता है, स्मॉल ए कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो स्मॉल ए क्या है अभी, अप्रभावी है, रिसेसिव एलिल है या युग्म विकल्पी है, और ये अपनी अभिव्यक्ति कब देगा, जब ये समयुग्मनज अवस्था के अंदर होगा या होमोजाइगस स्टेज के अंदर होगा। तो होमोजाइगस स्टेज में कब आएगा, जब बार बार स्वपरागण होगा या सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो अगर घातक जीन जो है उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है समयुग्मनज अवस्था के अंदर, तो जो प्लांट है उसके ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से यील्ड या उपज में कमी आ जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये वाले जो लीथल जीन्स थे या घातक जीन्स थे, इनको क्या बोलेंगे, प्रतिकूलित या लीथल अप्रभावी जीन यानी रिसेसिव जीन्स, ये क्या हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं या कलेक्ट हो रहे हैं किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, और इसी को क्या बोलते हैं, स्थिरीकरण या फिक्सेशन। ठीक है। और इसी स्थिरीकरण के कारण या फिक्सेशन के कारण पौधे के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे पौधे की ओज या विगर या यील्ड या उपज जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। और इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन या अंत्य प्रजनन ह्रास। तो ये था भी अपना आज का लेक्चर।